हेलो बच्चों, हम लोग वैद्युत चालन का ये लेक्चर नंबर 2 इसको आज पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट टाइम में हम लोगों ने ओम के नियम तक का सत्यापन किया था और इस चैप्टर के बेसिक्स जाने थे, जैसे अनुगमन वेग, धारा घनत्व, शांति काल, माध्य मुक्त पथ। आज हम लोग सबसे पहले जो प्रूविंग करने जा रहे हैं वो धारा घनत्व जे और अनुगमन वेग में संबंध। काफ़ी न्यूमेरिकल में इस प्रूविंग का या इस फार्मूले का यूज़ होता है। वैसे इसको आप बुक के हिसाब से अगर आप देखते हैं प्रूविंग तो बड़ी छोटी सी प्रूविंग दी गई है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा कठिन है। इससे ध्यान दे के बात समझिएगा। माना हमने कोई चालक है, जिस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वैद्युत क्षेत्र लगने के बाद वो Vd है। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd हमने यहां पर मान लिया। आपको धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। तो ये बताइए, इस चालक का या चालक में प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करी जाएगी। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तो इस चालक का आयतन क्या होगा? क्षेत्रफल में कभी भी दूरी से गुणा करते हैं तो आयतन आता है। अगर मान लिया हमें चालक की लंबाई L पता हो तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में लंबाई से गुणा कर देंगे, AL आयतन हो जाएगा। लेकिन हमें लंबाई तो कंफर्म नहीं, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd पता है। तो यदि हम चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वेग से गुणा कर देंगे तो चालक का प्रति सेकंड आयतन आ जाएगा कि हम 1 सेकंड में चालक के अंदर जा रहे हैं तो हम इतना आयतन उसमें कवर करेंगे, क्योंकि वेग भी होती है 1 सेकंड में तय की गई दूरी। तो अगर आप क्षेत्रफल में वेग से गुणा करते हैं तो आयतन आता है, लेकिन प्रति सेकंड। तो प्रति सेकंड आयतन बराबर a इंटू Vd। चूंकि एकांक आयतन में आपने माना है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बराबर स्मॉल n, इसलिए a इंटू Vd आयतन में चालक के अंदर कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे? n इंटू a इंटू Vd। अगर एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन हैं तो a इंटू Vd आयतन में कितने हो जाएंगे? n इंटू a इंटू Vd। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है चालक के भीतर जो प्रति सेकंड प्रवेश कर रहे हैं। तो t सेकंड में कितने प्रवेश करेंगे? इस बात को ऐसे लिख रहे हैं, चूंकि 1 सेकंड में चालक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर NaVd। इसलिए t सेकंड में चालक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd इंटू टी। तो t सेकंड में इस चालक के भीतर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन NaVd इंटू टी होंगे। ठीक, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग जानते हैं
स्मॉल ई होता है। इसलिए NaVd इंटू टी इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश Q बराबर, अगर एक इलेक्ट्रॉन पर E आवेश है तो इतने में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो NeAVd इंटू टी, ये Q का मान हो गया। बुक्स वगैरह में आप देखेंगे सीधे लिखा होगा चालक में t सेकंड में प्रवाहित आवेश या प्रवेश करने वाला आवेश Q बराबर NaVdT, डायरेक्ट लिखा होगा। हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन करके करते हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, Q की वैल्यू पुट कर देंगे NeAVd इंटू टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल कर देंगे तो I बराबर फार्मूला NeAVd। इस प्रूविंग का हम सत्यापन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन न्यूमेरिकल्स में ये सूत्र काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में आता है। I बराबर NeAVd, ये धारा और अनुगमन वेग में संबंध है। बात समझिएगा, यहाँ स्मॉल n इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या नहीं, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, Vd अनुगमन वेग। चूँकि हम लोग जानते हैं J बराबर I अपॉन A, वैल्यू पुट कर दो I की NeAVd अपॉन A से कैंसिल कर दोगे तो J बराबर NeVd। ये धारा घनत्व J और अनुगमन वेग में संबंध है। तो इस तरह से धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध सिद्ध किया जाता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं ओमी चालक और अनोमी चालक क्या होते हैं। ऐसे चालक जो प्रत्येक परिस्थिति में ओम के नियम का पालन करें, इन्हें हम ओमी चालक कहते हैं। जैसे चांदी के तार, कॉपर के तार, एल्युमिनियम के तार, लोहे के तार, सभी चालक। अगर ओमी चालकों में वोल्टेज और धारा के बीच यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि आप जानते हो ओम के नियम में V प्रोपोर्शनल टू I। कभी भी दो भौतिक राशियां यदि एक दूसरे के समानुपाती होती हैं तो उनके बीच हमेशा ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ओमी चालकों में V और I के बीच अगर ग्राफ आप प्लॉट करते हो तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। जितने भी चालक तार हैं वो सभी ओमी चालक कहलाते हैं, अर्थात जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें हम ओमी चालक कहते हैं। अनोमी क्या होते हैं, इसी की विपरीत आपको बात कहनी होगी। क्या? ऐसे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें अनोमी चालक कहते हैं। अनोमी चालकों में यदि आप वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ खींचते हो तो स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होती, एक वक्र, एक कर्व प्राप्त होता है। इस तरह से टार्च के बल्ब, डायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, ये सब एग्जाम्पल हैं अनोमी चालक के। वैसे आपको बता दूं अनोमी चालकों के लिए चाइल्ड का समीकरण लगता है I बराबर K V⁵2। ये एग्जैक्ट ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये चाइल्ड की इक्वेशन होती है, ये चाइल्ड के समीकरण का पालन करते हैं और ये ओम के नियम का पालन करते हैं। तो ये बात हुई ओमी और अनोमी चालकों के बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी इसको कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे हम लोग रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू E/J। किसी चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E और धारा घनत्व करंट डेंसिटी J का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। किसी चालक के सिरों पर स्थापित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। रो से इसको डिनोट करते हैं
रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। माना हम चालक की लंबाई L है, ठीक, विभवांतर V है चालक के सिरों पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, वैद्युत क्षेत्र E है, बहने वाली करंट I है मान लिए, ठीक। तो आप जानते हो E बराबर V/L लिख सकते हैं। ये क्या है? ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे लंबाई या दूरी होता है, और J बराबर I अपॉन A होता है, धारा घनत्व का फार्मूला। तो रो इज इक्वल टू V अपॉन I, A ऊपर जाएगा, L नीचे आएगा। V अपॉन I को हम लोग R कहते हैं, प्रतिरोध A अपॉन L। तो फार्मूला बन गया रो इज इक्वल टू RA/L। मात्रक क्या बनेगा? प्रतिरोध का ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, कैंसिल करेंगे तो इसका मात्रक बन जाएगा ओम मीटर, ठीक। इसकी एक और डेफिनेशन बनती है जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। क्या? देखिएगा, चूँकि फार्मूला रो इज इक्वल टू RA/L है, यदि हम मान लें चालक की लंबाई 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R। परिभाषा क्या बनेगी? एकांक लंबाई 1 मानी, तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तो जैसे भी बोलना चाहें आप इसकी डेफिनेशन को बोल सकते हैं। परिभाषा आप चाहे पहले वाली लिखें या ये वाली लिखें, कोई भी लिख सकते हैं। तो पहली परिभाषा थी चालक के सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध है। और दूसरी जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते आए हैं, अमूमन ज़्यादातर लोग यही लिखते हैं कि एकांक लंबाई व एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तो इस तरह से ये बात होती है। कल हम लोगों ने ओम का नियम सिद्ध किया था, ठीक। उसमें जब हम लोगों ने U1 + A τ1 किया था तो बाई मिस्टेक शायद हमने गति का तीसरा समीकरण बोल दिया था। तो गति का पहला समीकरण यूज़ हुआ है V = U + AT। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि प्रतिरोध और ताप में क्या संबंध है मिश्र धातुओं के लिए, विद्युत अपघट्य विलयनों के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, अर्धचालकों के लिए, और उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे अति चालकता या सुपर कंडक्टिविटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला। ये तो एक बेसिक जानकारी है तीनों। सुनिएगा, एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में अमूमन कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। इससे हट के बात करना है पहले। किसी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है: उसकी लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के व्युत्क्रमानुपाती, और चालक के ताप के समानुपाती। 3 बातों पर डिपेंड करता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी चालक की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा, धारा को जाने में उतना ही अवरोध होगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालक जितना मोटा होगा धारा उतनी सुगमता से बहेगी, धारा जितनी सुगमता से बहेगी प्रतिरोध उतना ही कम माना जाएगा। चालक का आप ताप बढ़ाते हो, इलेक्ट्रॉनों की गति अनियमित होने लगती है, धारा प्रभावित होती है, डिस्टर्ब होती है, घटने लगती है, अर्थात प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है: लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, और उसके परमताप या ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ाने से चालकों का प्रतिरोध बढ़ता है और घटाने से घटता है। जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध वैसे वैसे बढ़ेगा, ताप आप जैसे घटाओगे प्रतिरोध वैसे वैसे घटता जाएगा। लेकिन मिश्र धातुओं में ये नहीं होता। मिश्र धातुएं क्या है? पीतल,
स्टील, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन ऐसी धातुएं जो दो या दो से अधिक शुद्ध धातुओं से मिलकर के बनी होती उन्हें मिश्र धातुएं या एलॉय कहते हैं। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता है, नो डाउट, घटता बढ़ता है जैसे चालकों में, लेकिन वैसे नहीं बढ़ता और घटता है। अपेक्षाकृत कुछ कम बढ़ता है और कुछ कम घटता है, लेकिन हाँ, ताप बढ़ाओगे तो मिश्र धातु का भी प्रतिरोध बढ़ेगा और यदि घटाते हो तो इनका भी प्रतिरोध घटता है। ठीक। विद्युत अपघट विलयन इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत अपघट विलयन क्या होते हैं। ऐसे विलयन जिन्हें हम जल में घोलें और वो धन आयन और ऋण आयन में टूट जाएं, प्लस माइनस में डिजॉल्व हो जाए, उन्हें हम विद्युत अपघट इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। NaCl, कॉपर सल्फेट, इस तरह के विलयन जो जल में घोलने पर धन आयन और ऋण आयन में टूट जाते हैं उन्हें हम विद्युत अपघट कहते हैं। तो अगर आप किसी विद्युत अपघट विलयन का ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाने से हर विलयन पतला होता है, उसकी श्यानता घट जाती है। पतले विलयन में आयन बड़ी स्वतंत्रता से, बड़ी आसानी से चलते हैं। जितनी ज़्यादा आसानी से आयन चलेंगे, धारा उतनी बढ़िया बहेगी, और जितनी ज़्यादा धारा बहेगी इसका मतलब उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट विलयन का प्रतिरोध घटता है। इसी के विपरीत बात कर दें, ताप घटाओगे तो उसकी सांद्रता या आप कह सकते हो उसकी श्यानता बढ़ जाएगी, तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, आयनों को चलने में दिक्कत होगी। तो ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट विलयन का प्रतिरोध घटेगा और ताप घटाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक। अर्धचालकों में संबंध असामान्य है। ताप बढ़ाने से किसी अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, अर्थात इसकी चालकता बढ़ती है। ताप घटाने से इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, चालकता घट जाती है। अर्धचालक आप जानते हैं कि नहीं कहते हैं, जिनकी बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हो। ये वैद्युत बंध नहीं बनाते हैं, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इन्हें सेमीकंडक्टर या अर्धचालक कहते हैं। कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, सेलेनियम, ये सारे अर्धचालक है। बाह्यतम कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, साझा बंध बनाते हैं। तो जब हम किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाते होता कि इनके बंध टूटने लगते हैं। जब बंध टूटेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्री होते हैं, और जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो आप जानते हो धारा उतनी सुगमता से बहेगी। धारा जितनी सुगमता से बहेगी तो इसका मतलब प्रतिरोध का मान घट जाएगा। तो अर्धचालकों में उल्टा संबंध है, ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध घट जाएगा। चालक में क्या है? ताप बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, ताप घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। अर्धचालकों में उल्टा संबंध है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अतिचालकता के बारे में आप समझते हैं। कुछ पदार्थों में प्रतिरोध और ताप के बीच संबंध बड़ा असामान्य सा देखा गया। कैसे? जब उनका हमने ताप घटाया तो उनका प्रतिरोध घटने लगा। नॉर्मल किसी चालक में यही गुण होता है। ताप और घटाया, प्रतिरोध और घटा। ताप घटाते घटाते एक ऐसी स्थिति आ जाती कि प्रतिरोध का मान बड़ी तेजी से घटने लगता है और घटते घटते शून्य तक पहुंच जाता है। अब आप समझ रहे हैं कि अगर प्रतिरोध शून्य हो गया तो चालकता उसकी अनंत नहीं हो जाएगी। सुपर कंडक्टर, अनंत चालक वाला चालक, यही गुण अतिचालकता कहलाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। और जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य हुआ उस ताप को संक्रमण ताप कहते हैं। जैसे पारे के लिए एग्जाम्पल है आपकी बुक्स में, लगभग 4.2, कहीं कि 4.18 लिखा है, 4.2 केल्विन ताप पर पारे का प्रतिरोध घट करके शून्य हो जाता है और अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। आप जानते हो पारा ही एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये गुण अतिचालक और ये गुण अतिचालकता कहलाता है, और ऐसे पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। तो वह ताप जिस ताप पर प्रतिरोध शून्य, चालकता अनंत, उस ताप को संक्रमण ताप। ऐसे पदार्थों को अतिचालक, और इस गुण को हम क्या कहते हैं? अतिचालकता। तो ये बात हुई अतिचालकता के बारे में। अब देखते हैं 6 वैद्युत ऊर्जा का सूत्र किसी चालक तार या किसी परिपथ के लिए। यदि कोई Q कूलाम का आवेश V वोल्ट विभवांतर पर किसी चालक तार में, किसी परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो उसको प्रवाहित करने में कितना कार्य या कितनी ऊर्जा खर्च होती है? W = होता है QV। ये फार्मूला, चूँकि आपने पढ़ा है V = W/Q होता है, तो W = QV। चूँकि हम लोग जानते हैं Q = IT होता है, तो अगर ये रखते हैं तो W बराबर बन जाएगा VIT। V को पहले लिख दिया, IT को बाद में लिख दिया। ओम का नियम सब लोग जानते हैं, V = IR, इसमें आप पढ़ चुके हैं, इंटू IT, तो W = I² RT, तीसरा फार्मूला है। फिर ओम का नियम लगाते हैं,
V बराबर आई आर होता है, तो I बराबर यहाँ पुट करोगे जब आप V अपॉन आर, तो फार्मूला आएगा V स्क्वायर T बटे आर। तो ये 4 फार्मूले हैं, मात्रक जूल होगा सभी का। तो किसी भी चालक तार में, किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के 4 सूत्र हैं, QV, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर T अपॉन आर। कब कहाँ कौन सा लगाना है, क्वेश्चन के हिसाब से, जिस हिसाब से वैल्यू दे, जो टर्म दे, आप उस फार्मूले को देखिए, आप उसका यूज़ कर देंगे। ठीक है। वैद्युत शक्ति क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को, वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर को वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। या ऐसे भी आप बोल सकते हो, 1 सेकंड में जितनी भी वैद्युत ऊर्जा खर्च होती है उसको वैद्युत शक्ति या वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मात्रक क्या होगा, W कार्य या ऊर्जा है, मात्रक होता है जूल, T समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। जूल पर सेकंड या इसको वाट भी कहते हैं। वाट का मतलब जूल पर सेकंड, याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है आगे। किलोवाट भी कहीं मिलेगा आपको, 1 किलोवाट में 1000 वाट। मेगावाट मिलेगा, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट। 1 HP हॉर्स पावर मिलेगा, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। इस तरह से अमूमन आपको मिलते हैं। अब यहाँ एक बात और देखिए, W की चूँकि आपने 4 फार्मूले यहाँ पढ़े हैं, तो P के 4 और बन जाएंगे। तो पहला वैल्यू पुट करते जाइए आप, QV अपॉन T, दूसरा VIT अपॉन T, फिर I स्क्वायर RT अपॉन T, फिर अगला V स्क्वायर T बटे R इंटू T। T से T कैंसिल कर देंगे, तो पहला फार्मूला QV अपॉन T, इसका प्रयोग अमूमन नहीं कहीं। दूसरा VI काफ़ी इस्तेमाल है, I स्क्वायर R का भी भरपूर इस्तेमाल है, V स्क्वायर अपॉन R का भी यूज़ होता है। मात्रक वाट होता है शक्ति या सामर्थ्य का। तो यह शक्ति या सामर्थ्य के 4 फार्मूले हैं। आप या तो W के फार्मूले याद रखिए, T से डिवाइड कर देंगे तो P के फार्मूले हो जाएंगे, या तो P के याद रखिए। जिस तरह से आप याद रखना चाहते हैं उस तरह से आप फार्मूलों को याद रख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में इनका उपयोग काफ़ी ज़्यादा होता है।